सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रांसफार्मर, लोड और जनरेटर की जो आपको उस CEA में गिवन है, आपको रेंज गिवन है, आपको वही यूज़ करनी है, ठीक है। अब केसेस हैं उसके अंदर 3, ठीक है। अगर आप केसेस में से कोई भी एक केस सेलेक्ट करते हैं, अच्छा CEA जो है वो ग्रुप में आपको करना है, जिस तरह से आपने ओपन एंडेड ग्रुप में की थी, ये भी ग्रुप में ही करना है। और 3 केसेस आपको गिवन है, अब उसमें से आप कोई भी केस अगर सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस है कि अगर कोई भी आपके पास जो है वो ट्रांसफार्मर जो है वो आउट ऑफ सर्विस हो जाए या ट्रांसमिशन लाइन आउट ऑफ सर्विस हो जाए, तो आउट ऑफ सर्विस किस तरह से करना है। जब आप उस कंपोनेंट को क्लिक करते हैं, एडिटर विंडो ओपन होती है, उसकी जो फर्स्ट विंडो जो ओपन होती है इन्फो वाली, उसी पे लिखा हुआ होता है इन सर्विस या आउट ऑफ सर्विस, ठीक है। ये ऑप्शन वहाँ पर होता है, तो आप उसको वहाँ से आउट ऑफ सर्विस कर सकते हैं। और फिर जब आप उसको आउट ऑफ सर्विस करेंगे तो ऑब्वियसली जो लोड्स ट्रांसफार्मर से जा रहे होंगे या उस ट्रांसमिशन लाइन से पावर सप्लाई हो, तो वहाँ से पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। तो अब आपको एक ऐसी चीज़, फिर एक कनेक्शन ऐसा करना होगा, दूसरा जो जनरेटर है उसकी भी पावर जो है वो बाकी लोड्स को सर्व कर रही हो, ठीक है। इसी तरह होता है आपके पास में भी कि जब आपके पास जो है वो कोई एक सर्किट जो है वो ख़राब हो जाए या उसमें कोई डैमेज हो जाए, तो दूसरा कोई सर्किट उसको लोड को प्रोवाइड कर रहा हो। तो ये आपने एक केस बनाया, अब उस केस को बनाने में आपके पास जितने भी एरर्स आ रहे होंगे, ठीक है, उन एरर्स का आपने सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। एक तो आप अब आपके पास जो भी आ रहा होगा उसके अंदर कंडीशंस, उनके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने हैं। सोल्यूशन आप कैसे प्रोवाइड करेंगे, आप अपनी तरफ से जो है वो उसके अंदर अगर कोई वोल्टेज की कंडीशंस आ रही हैं, ओवर वोल्टेज आ रहा है या अंडर वोल्टेज आ रहा है, या लोड की कोई कंडीशन आ रही है, ओवरलोड हो रहा है या अंडर लोड हो रहा है, तो आप उसके हिसाब से क्या सोल्यूशन जो है वो सजेस्ट करेंगे कि आपका सिस्टम में कोई भी एरर ना आए, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो आप फिर देखेंगे कि क्या एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसकी थोड़ी सी स्टडी कीजिएगा कि आपको जनरेटर में कुछ चेंज करना है, उसकी जो भी रेटिंग्स वगैरह हैं, या किस ट्रांसमिशन लाइन में कुछ चेंज करना है या लोड में कुछ चेंज करना है। जितनी चीज़ें मैंने आप लोग को क्लास में बताई हैं उतनी ही इनफ हैं इस CEA को करने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको जो है वो कोई और डिवाइस इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी। जैसे कुछ लोग जो है वो रिले का कह रहे थे यूज़ करने का, तो रिले जो है वो प्रोटेक्शन डिवाइस है, आपको प्रोटेक्शन नहीं करनी, ठीक है। पावर सिस्टम एनालिसिस में या इस CEA में जो है वो काम बेसिकली क्या है कि आपकी पावर जो है वो सारी लोड्स को सप्लाई होती रहे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एरर, कि कोई भी एरर आपका इंट्रोड्यूस ना हो और इजीली पावर जो है वो सब लोड्स को ट्रांसफ़र होती रहे, चाहे कोई ट्रांसफार्मर आपका आउट ऑफ सर्विस हो जाए या चाहे लाइन आउट ऑफ सर्विस हो जाए या कुछ भी कंडीशन या कुछ भी डैमेज हो, लोड्स को थेरापिड पावर नहीं चाहिए। ये आपका जो है वो पर्पस है CEA का। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है वो सोल्यूशन आपको सजेस्ट करना है और उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। फिर इसके अलावा CEA के लिए मैं वर्ड की जो है वो एक फॉर्मेट भेज दूँगी, आप उसमें जो है वो उसको कर दीजिएगा और फिर VLE पे सबमिट कर दिएगा। और जो आपकी ETAP की जो फाइल होगी वो मुझे आप अलग से सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि VLE पे वो वाली तो आप अपलोड नहीं कर सकते, तो वो CEA की फाइल अलग से सेंड कर दिएगा, जैसे आपने ओपन एंडेड में भी सेंड की थी, ठीक है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर CEA किसी भी दो का एक सिमिलर लगी मैं तो है वो अब 0 मार्क करूँगी, क्योंकि बहुत दफ़ा कॉपी का मैंने जो है वो आप लोगों को कहा है कि कॉपीड वर्क होता है, और अभी वैसे ही ऑनलाइन में जो है वो कुछ ज़्यादा अभी 2-3 लैब्स का पता नहीं चलता कि कौन स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ठीक है। CEA भी ज़्यादातर 1 या 2 स्टूडेंट ग्रुप में कर रहे होते हैं, तो इस वजह से अगर मुझे कोई एक चीज़ भी अब सिमिलर लगी किसी भी 2 ग्रुप्स की, तो दोनों ग्रुप्स को 0 मिलेंगे, ठीक है। किसी एक को नहीं 0 मिलेंगे, हालांकि मुझे पता है कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं, लेकिन फिर भी आप दूसरों से जब शेयर करते हैं तो इसका मतलब आप उनको कॉपी करवा रहे होते हैं। एक दूसरे की हेल्प करना जो है वो अलग होता है और कॉपी करना जो है वो टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। बाकी CEA की डेट तो मैंने सही रखी है, आप लोग शायद CEP को उसके साथ मिक्स कर रहे हैं, तो चेक कर लिएगा। CEA की डेट अगर आज जो है वो नेक्स्ट वीक तक की है, तो नेक्स्ट वीक जो है वो आपका समझ लें लास्ट वीक ही होगा। उसमें हम लास्ट लैब कर रहे होंगे, हम आज देखूंगी आज अगर 2 लैब हो सकती हैं तो फिर हम लास्ट में एक और लैब कर लेंगे,
और उसके बाद आपका लैब एग्ज़ाम है, ठीक है। तो लैब 11 अब स्टार्ट करती हूँ मैं। अच्छा, उसके लिए जो है वो मैं पहले से आप लोग को बता दूँ, मैटलैब जो है वो अपना ओपन कर लीजिएगा सब लोग, सिमुलिंक पे काम करना है, ठीक है। इसके अलावा जो मैनुअल है वो भी आपके ग्रुप पे होगा, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी मैनुअल की। उसमें भी लैब 11 को जो है वो अपने पास ओपन करके रखें, ताकि उसी में जो है वो आपको वैल्यूज़ एंटर करनी होंगी और वो फिर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा आज की लैब के लिए। पेपर से पहले होगा, 5th से लेके शेड्यूल मैं आपको देख के बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीक के बाद जो वीक आ रहा है आपके पास 5th से लेके 9 तक, ठीक है, 5 जून से 9 जून तक, नहीं सॉरी 31 से जो आपके पास वीक आ रहा है, 31 से लेके 6 तक जो है वो लैब एग्जाम का टाइम, उसके बाद जून से आपके फाइनल पेपर है। थ्योरी का तो शायद एक और वीक आपको मिलेगा। ठीक है, ये है लैब सेशन नंबर 11 आपके मैनुअल के अकॉर्डिंग। तो ये है आपकी बेस कर रही है सिमेट्रिकल कंपोनेंट एनालिसिस के ऊपर, जो हम कर रहे होंगे मैटलैब सिमुलिंक के ऊपर, ठीक है। सिमेट्रिकल कंपोनेंट जो है वो मैंने सेक्शन बी के पीआर को भी, क्योंकि मैं साथ ही करवा रही हूँ, तो उन लोगों को मैंने जो है वो थोड़ा सा बता दिया था, लेकिन अब तो आप उस वक्त उन्होंने जो है वो थ्योरी में नहीं पढ़ा था, अब आई थिंक आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ लिया होगा, तो आप लोगों को और ज़्यादा बेटर जो है वो समझ आ जाएगा कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो पहले थोड़ा सा जो मैं उसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उसके बाद जो है वो हम डिज़ाइन कर रहे होंगे, ठीक है। सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि जब भी आपके पास, बेटा माइक ऑफ कर लें, जिसका भी ओपन है, ठीक है। जब भी आपके पास सिस्टम में फॉल्ट आवाज होती है। आकर होता है, आवाज बहुत कट रही है मैम आपकी। आवाज कट रही है। अब ठीक है आवाज? मैडम डिस्टॉर्शन है मेरे ख्याल में।
जी तैयब, क्या कह रहे हैं? ऑनलाइन है भाई, ऑनलाइन। ऐसा ना, आप जो है वो ये लैब कैसे अटेंड कर रहे हैं? आपको किसने लिंक भेजा है इसका? मैडम लिंक नहीं भेजा है, हमारी 3 बजे होनी थी ना लैब, तो ये बच्चे सारे हमारी क्लास की आए हुए। मैंने सिर्फ PR1 को लिंक भेजा है। PR1 की अच्छा मैम, लैब करवा रही हूँ मैं, PR2 की नहीं अच्छा करवा। अच्छा अच्छा मैम, सॉरी, मैं लीव कर रहा हूँ। बेटा लैब एग्ज़ाम जो है वो अभी पता नहीं है कि फिजिकल होगा या ऑनलाइन होगा। अभी उसकी कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं आई। मैम CEA की जो डेट है वो 23 मई की शो हो रही है। हाँ तो 23 में तो अगले वीक है ना। मैम इस संडे पड़ रहा तो है। अगले वीक के हिसाब 23 कब पड़ रही है? आज 19 है। ठीक है, चले, मैं नेक्स्ट थोड़ी सी डेट आगे बढ़ा दूँगी। अगले वीक तक ही कर दूँगी क्योंकि फिर चेकिंग भी करनी होगी मुझे। बढ़ा दूँगी डेट। ओके। ठीक है, अब क्लियर है ना आवाज़? मैं स्टार्ट कर दूँ ताकि ठीक है। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स जो है वो बेसिकली आपके पास कैसे कंपोनेंट्स होते हैं, या उनको जो है या इस मेथड को जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है। जब भी आपके पास फॉल्ट आता है तो यहाँ आपके पास 3 फेज़ होता है या सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, ठीक है, या 3 फेज़ जो फॉल्ट होता है वो आपके पास सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है या बैलेंस्ड फॉल्ट कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है कि वोल्टेज है वो सेम होगा और तीनों फेजेस का करंट भी सेम ही होगा। लेकिन जब भी एसिमेट्रिकल फॉल्ट्स आते हैं, एसिमेट्रिकल फॉल्ट या अनबैलेंस फॉल्ट कौन से होते हैं कि किसी एक लाइन पे फॉल्ट, वो लाइन्स पे फॉल्ट आ गया, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फेज वोल्टेजेस और फेज करंट्स हैं वो अब डिसिमिलर हो जाते हैं या अनबैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। या आपके पास अगर लोड भी अनबैलेंस हो अगर, तो उसकी वजह से भी करंट्स और वोल्टेजेस जो है वो अनबैलेंस हो जाते हैं। तो फिर उनको सॉल्व करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किस तरह से उनको सॉल्व किया जाए। तो उनको सॉल्व करने के लिए ये जो आपके पास अनसिमेट्रिकल या अनबैलेंस्ड फेजर्स आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड का नाम है मेथड ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। इस मेथड का नाम ही यही है। अब इस मेथड के अंदर होता क्या है कि आपके पास ये जो अनबैलेंस्ड वोल्टेजेस और करंट्स के जो फेजर्स होते हैं उनको जो है वो हम ब्रेक कर देते हैं 3 बैलेंस फेजर के अंदर, ठीक है। जो आपके पास अनबैलेंस्ड फेजर्स आए वोल्टेज और करंट के फॉल कंडीशन की वजह से या अनबैलेंसिंग की वजह से, उनको हमने ब्रेक कर दिया 3 बैलेंस्ड फेजर्स के अंदर। बैलेंस्ड हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो एक दूसरे के मतलब वो जो सेट होगा वो आपस में बैलेंस होगा, ठीक है। बैलेंस का मतलब होता क्या है कि मैग्नीट्यूड सेम और एंगल्स 120 डिग्री अपार्ट, ये बैलेंस की डेफिनेशन है, ठीक है। तो वो जो 3 कंपोनेंट्स में हमने ब्रेक किया है वो 3 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव सीक्वेंस कहलाता है, एक नेगेटिव सीक्वेंस और एक ज़ीरो सीक्वेंस, ठीक है। इसको बेटा अपनी नहीं हो तरफ रही यार। थोड़ा सा इंटरनेट चेक कर लें, क्योंकि अगर कुछ स्टूडेंट्स को हो रही है तो इसका मतलब मेरी तरफ का नेट जो है वो ठीक है। आप अपनी तरफ का इंटरनेट देख लें।
मैम ग्रुप पे भेज दी। अच्छा, एक मिनट, मैं ग्रुप पे सेंड कर दूँगी। स्क्रीन नजर आना ज़रूरी है क्योंकि मैटलैब तो मैं करूँगी तो वो तो मैं ग्रुप सेंड करती हूँ, फिर आप लोग चेक। अच्छा, आपकी आवाज भी कट रही है। मैं आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। यस मैम, आवाज में आपकी इशू आ रहा है थोड़ा। आपका नेट खराब है। नहीं शो हो रही नहीं, थी भाई, नहीं हो रही। अभी तक तो नहीं हुई मुझे। कुछ के पास हो रही है, कुछ के पास नहीं हो रही, मगर वॉइस का इशू चल रहा है। यार अपना मुंह बंद रख। स्क्रीन शो ही नहीं हो रही है। हाँ, अब शो हो रही है स्क्रीन? यस मिस। जो है वो डिफरेंट है, तीनों के एंगल्स भी जो है वो डिफरेंट है, 120 डिग्री अपार्ट भी नहीं है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है। तो इस हमने फेज़र को जो है वो ब्रेक किया 3 सीक्वेंस नेटवर्क्स में या 3 सीक्वेंस कंपोनेंट्स में। एक पॉजिटिव कंपोनेंट कहलाता है, एक नेगेटिव कंपोनेंट और एक ज़ीरो कंपोनेंट। यानी जो ए का फेज़र है उसका भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो होगा, बी का भी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो और सी का भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, तो अब पॉजिटिव नेटवर्क का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव नेटवर्क में आपके पास, क्योंकि हमने कहा है कि ये खुद आपस में बैलेंस होंगे, तो देखें तीनों का वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और तीनों जो है वो 120 डिग्री अपार्ट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव कंपोनेंट, यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो जो आपके सिस्टम में एक्चुअल जो डायरेक्शन होगी फेजर्स की, उसी डायरेक्शन के बिल्कुल सिमिलर है।
यानी पहले फेज़ ए आ रहा है, फिर फेज़ बी, फिर फेज़ सी। ठीक है, अगर मैं इसको कहूँ कि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है आपका अनसिमेट्रिकल नेटवर्क, तो इसका जो पॉजिटिव सीक्वेंस है वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही मूव हो रहा होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि पहले फेज़र ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट या नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क के अंदर आप देखिए कि क्या डिफरेंस है। मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी सेम है, 120 डिग्री अपार्ट यहाँ पे भी हैं फेजर्स, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन है वो अब फेज सीक्वेंस इसका चेंज हो गया। ठीक है, फेज सीक्वेंस कैसे चेंज हुआ, अगर ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रही होगी तो पहले फेज ए आएगा, फिर फेज सी आएगा और फिर फेज बी आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो आपके पास फेज सीक्वेंस है वो अपोजिट हो गया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल फेज सीक्वेंस। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये वाला जो नेटवर्क है वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट होता है जीरो सीक्वेंस, उसमें क्या होता है आपके पास जो तीनों फेजर्स होते हैं, तीनों फेज के वो 0 डिग्री अपार्ट होते हैं, यानी उनके बीच में जो एंगल होता है वो 0 का होता है। इस वजह से जो है वो आप देखें तीनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा और 0 डिग्रीज होंगे दो फेजेस के बीच में। तो ये इस तरह से आपको जो है वो नज़र आ रहे होंगे पैरेलल में, यानी सेम डायरेक्शन में तीनों फेजेस में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ फेज़ की, तो फेज़ ए को हमने किस में ब्रेक किया, वी ए को VA1 पॉजिटिव नेटवर्क, VA2 नेगेटिव और VA0 जीरो सीक्वेंस। ठीक है, VB को ब्रेक किया हमने, VB1 VB2 और VB0। ठीक है, ये 1 2 और 0 ये आपको जो है वो याद रखना है कि 1 अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये नोटेशन जो है ये पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के लिए, 2 जो है वो नेगेटिव सीक्वेंस के लिए है और जो 0 है वो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क के लिए या कंपोनेंट के लिए। तो इससे अगर मैं जो है वो फेस कंपोनेंट्स की इक्वेशंस जो है वो डिराइव करूं, तो ये एक छोटी सी डेरिवेशन होती है, हो सकता है आपने थ्योरी में देखी हो। तो उस डेरिवेशन के थ्रू जो है ये आपके पास आप फेस कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट। अब आपको ये याद रखना है कि एक फेस कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके सिंपल फेजर्स होते हैं, जो आपके एक्चुअल जो फेजर्स आपके सिस्टम के अंदर होते हैं, और एक जो सीक्वेंस कंपोनेंट्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो, ये आपके सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट ऐसे नहीं कर रहे होते, हम इन्हें वर्चुअली इमेजिन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में नहीं होते सिस्टम के अंदर, हमने सिर्फ इसको अपने सॉल्यूशन के लिए जो है वो ब्रेक किया है इस मेथड के अंदर। ठीक है, तो ये सिस्टम के अंदर एक्चुअल में नहीं होते सीक्वेंस कंपोनेंट पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो। तो अब यहाँ पे वोल्टेज को भी हम जो है वो वोल्टेज के कंपोनेंट्स के लिए भी यही इक्वेशन होंगी, यहाँ पे करंट्स के लिए जो है वो लिखी हुई है, लेकिन वोल्टेज के लिए भी बिल्कुल सेम इक्वेशन ही बनेगी। ठीक है, तो अगर आपको सीक्वेंस कंपोनेंट्स जो है वो गिवन है, जैसे आपने कुछ न्यूमेरिकल्स करे होंगे, तो उसमें अगर आपको सीक्वेंस कंपोनेंट गिवन है तो आप उससे फेज कंपोनेंट निकाल सकते हैं, और अगर आपको फेज कंपोनेंट्स गिवन है अनसिमेट्रिकल या अनबैलेंस, तो आप उससे सीक्वेंस कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। तो ये उन दोनों का आपस में रिलेशन लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन देखें क्या है फेजर ए के लिए। तो अगर आपको फेजर ए निकालना है और आपको सीक्वेंस कंपोनेंट्स गिवन है तो आप कैसे निकालेंगे, IA I0 प्लस I1 प्लस I2। ठीक है, I0 क्या है यहाँ पे 0, I1 पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और I2 नेगेटिव सीक्वेंस करंट। ठीक है, ये नोटेशंस जो है वो इसी तरह से यूज होंगी। फिर IB के लिए अगर आप देखें तो क्या बन गया, इक्वेशन क्या है, I0 यानी जीरो सीक्वेंस करंट प्लस A² I1। ठीक है, ये A² क्या चीज़ है, A² का मतलब होता है 1 एंगल 120। ठीक है, यानी इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है और एंगल जो है वो 120 होता है, क्योंकि आपको पता है कि फेज़र ए और फेज़र बी में 120 एंगल का डिफरेंस होता है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो 120 के लिए हमने ए को यूज़ किया हुआ है। अच्छा, यहाँ A² का क्या मतलब होगा, 1 एंगल माइनस 120। ठीक है, या 240। तो ये आपके पास जो है वो ए से जो है वो हम बेसिकली फेज डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और IC को निकालने के लिए I0 प्लस AI1 प्लस A² I2। ये इक्वेशंस जो है वो जब आप न्यूमेरिकल्स भी कर रहे होंगे थ्योरी के अंदर, तो ये आपको जो है वो याद रखने होते हैं। फिर इसी तरह अगर आप सीक्वेंस कंपोनेंट्स पे आ जाएं, यानी अगर आपको सीक्वेंस कंपोनेंट फाइंड करना है और आपको फेजर गिवन है,
तो उनकी इक्वेशन जो है वो नीचे लिखी हुई हैं। अगर आपको ज़ीरो सीक्वेंस करंट निकालना है या वोल्टेज निकालना है तो उसकी इक्वेशन होती है 1/3 आई ए आई बी आई सी। ठीक है, ए बी सी आपके फेजर कॉम्पोनेंट्स हैं अनबैलेंस, और आई नॉट आई वन आई टू सीक्वेंस कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, आई वन निकालना है तो 1/3 आई ए प्लस ए आई बी प्लस ए स्क्वायर आई सी। ठीक है, ए यहाँ पे वही है 1 एंगल 120 और ए स्क्वायर क्या होगा 1 एंगल -120। ठीक है, तो अब हमें यही चीज़ जो है वो आज की लैब में देखनी है कि पहले तो हम देखेंगे कि कौन से सीक्वेंस कंपोनेंट्स जो हैं वो किस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं और किस में प्रेजेंट नहीं होते। फिर हम कैलकुलेशंस के थ्रू जो है वो ये वाले करंट्स या वोल्टेजेस जो है वो फाइंड कर रहे होंगे। तो प्रेजेंटेशन तो मैंने सेंड कर दी है, उसमें भी आप ये फार्मूलाज देखिएगा जो वो करने होंगे यूज़। ठीक है, अब जो है वो हम मैटलैब के ऊपर आ जाते हैं। तो मैटलैब जो है वो अपना सब ओपन कर लें, मैं साथ साथ उसके ऊपर जो है वो बनाती जाऊंगी और आप लोग जो है वो उसी को देख देख के बनाते जाएं। अगर आपको जो है वो मुश्किल हो रही हो तो आप मैनुअल से या प्रेजेंटेशन से भी देख सकते हैं कि हमें ये सर्किट बनाना है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है क्योंकि इसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट हो रही हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगी। मैं जो जो चीज़ें यूज़ कर रही होंगी आप लोग भी उसी तरह से इसको बनाते रहिएगा। ठीक है, ये पैरामीटर्स भी सारे इसके यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मैटलैब जो है वो अपना स्टार्ट करने सिमुलिंक और साथ साथ जो है ये काम करते जाएं। अच्छा, इसमें जितने यूज़ हुए हैं जब मैं वो यूज़ करवा रही होंगी मैं साथ साथ ही एक्सप्लेन करती जाऊंगी।
ठीक है, अब सिम्बोलिंक में जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं वो हैं 3 फेज सोर्स, ठीक है, 3 फेज वीआई मेजरमेंट ब्लॉक, लोड्स आपको 2 तरीके से बनाने होंगे, एक वाई कनेक्टेड लोड और एक डेल्टा कनेक्टेड लोड, फिर 3 फेज ब्रेकर्स इसके अंदर जो है वो यूज़ करने हैं। इसके अलावा इसमें जो एक नई चीज़ है वो ये है वोल्टेज सीक्वेंस एनालाइज़र, ठीक है। वोल्टेज सीक्वेंस एनालाइज़र का क्या काम है कि ये आपके पास जो है वो फेज कंपोनेंट को जो है वो सीक्वेंस कंपोनेंट्स में चेंज कर रहा होगा, यानी आपने जो भी इसको फेजर्स दिए वोल्टेज के और करंट के अनबैलेंस फेजर्स कर देना है सीक्वेंस कंपोनेंट्स के अंदर, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो के अंदर। तो हमें जो है वो डिफरेंट लोड के ऊपर और डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर चेक करना है कि कौन कौन से सीक्वेंस कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और कौन से जो है वो प्रेजेंट नहीं होते किस पर्टिकुलर केस के अंदर। ठीक है, सिमुलिंग स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
ठीक है, सिमुलेट नज़र आ रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, सबको पता है कि सिमस्केप की जो लाइब्रेरी होती है, अच्छा ये 2017 है मेरे पास, तो इसमें जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। आप लोगों ने जो लैब में किया हुआ है इसके अंदर जो है ये पावर सिस्टम्स के अंदर जाके सिमस्केप कंपोनेंट्स और स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी, तो स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ब्लॉक्स में आपके पास सबसे पहले आप पावर GUI ले लें, फिर आपके पास पावर सोर्सेज के अंदर इलेक्ट्रिकल सोर्सेज से थ्री फेज सोर्स ले लें। ठीक है, फिर एलिमेंट्स में आपको मिल जाएगी पैरेलल ब्रांच, दो ब्रांचेस आपको लेनी है, एक डेल्टा के लिए और एक वाई के लिए। फिर थ्री फेज ब्रेकर भी आपको एलिमेंट्स में से ही मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप मेजरमेंट्स में जाके थ्री फेज BI मेजरमेंट का ब्लॉक ले लेंगे। ठीक है, फिर इसी के मेजरमेंट्स ब्लॉक में कंट्रोल एंड मेजरमेंट वाला जो ऑप्शन होता है उसके मेजरमेंट के ब्लॉक में जाके आपको सीक्वेंस एनालाइजर मिल जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस एनालाइजर ये फेज वाला भी है और सिंपल वाला भी है, तो हम सिंपल वाला ही अभी यूज़ करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस एनालाइजर हो गया। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, फ्रॉम का ब्लॉक, स्कोप और डीमक्स। सिग्नल राउटिंग से आपको मिल जाएगा फ्रॉम। और यहीं से आपको मिल जाएगा डीमक्स। और सिंक्स में से आपको मिल जाएगा स्कोप। ठीक है, दो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक वोल्टेज के लिए हमें करना है और एक करंट के लिए करना है। ठीक है, ये ब्लॉक्स हमारे हो गए कंप्लीट। अब इन सबको जो है वो अरेंज कर लेते हैं।
एक चीज़ इसमें से मिस हो गई है, वो है ग्राउंड। वो भी मैं पहले ले लूँ, उसके बाद फिर हम कनेक्शंस और सारी वैल्यूज़ एंटर करते हैं। ठीक है, सोर्स का कनेक्शन आपको करना है पावर मेजरमेंट से, 3 फेज वी मेजरमेंट। उसके बाद पावर मेजरमेंट को आपने कनेक्ट करना है सर्किट ब्रेकर से। और फिर सर्किट ब्रेकर को आपने कनेक्ट करना है, अच्छा मैंने ब्रांच जो है ये सिंगल फेज ही ले ली है, 3 फेज ब्रांच लेनी। या इसी को हम 3 दफ़ा ले लेते हैं। अच्छा, पहला जो हमें लोड कनेक्ट करना है या ब्रांच बनानी है वो हमारे पास वाई कनेक्शंस के लिए हमें बनानी है। तो वाई कनेक्शन सबको पता है कि एक एंड जो है वो फेस से जाता है और दूसरा जो एंड है वो ग्राउंड से जाता है। तो ये जो पहला वाला सर्किट आपके पास हो गया, सर्किट ब्रेकर के साथ जो पहला लोड हो गया, ये आपके पास वाई कनेक्टेड हो गया। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है कि 3 फेज वी मेजरमेंट का ब्लॉक हमने अब दूसरे लोड के लिए लिया, यानी डेल्टा कनेक्टेड के लिए। तो इसको भी आपने कहाँ से कनेक्ट करना है, फेस के साथ ही। अच्छा, वी मेजरमेंट एक ही है, सिर्फ ब्रेकर जो है वो 2 यूज़ करने हैं। तो वी मेजरमेंट ये है आपके पास, और इस ब्रेकर को भी आपने कहाँ से कनेक्ट करना है, वी मेजरमेंट के बाद। ठीक है, यानी सेकंड वाले ब्रेकर से पहले, फर्स्ट वाले ब्रेकर से पहले। ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जब आप इस फर्स्ट वाले ब्रेकर को क्लोज करेंगे तो आपके पास वाई कनेक्टेड लोड बनेगा, और अगर आप फर्स्ट को ओपन कर दें और सेकंड को क्लोज कर दें तो डेल्टा कनेक्टेड बन जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा कनेक्टेड देख लीजिएगा कि मैं कैसे कर रही हूँ। एक एक फेज जो है वो आपका ब्रेकर से चला गया। ठीक है, और उसके बाद डेल्टा के अंदर क्या होता है, ठीक है, ए आपका कनेक्ट होता है बी से, फिर बी कनेक्ट होगा सी से, और सी वापस से ए पर। ठीक है, ये अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा कर देती हूँ। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा देख लें डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, ये एक का जो एक एंड है ये बी से कनेक्ट किया, बी का दूसरा एंड सी से, और सी का दूसरा एंड वापस से
ए से, ठीक है। ये आपके पास डेल्टा कनेक्शन हो गया। अब 3 फेज दिया है, अब हम जो है वो इसकी सारी वैल्यूज़ को जो है वो एंटर करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो 3 फेज सोर्स को आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है पैरामीटर्स इस पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप जो है वो फेस टू फेस वोल्टेज रखेंगे 25, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप जो है वो रखेंगे इसमें 50 और एंगल तो जब आप 0 रखते हैं तो फिर वो खुद से ही इसको 120 डिग्री अपार्ट कर देता है। ठीक है, फिर इम्पीडेंस में रेजिस्टेंस इसकी आप रखेंगे 0.1, इंडक्टेंस जो है वो इसकी 0 ही है। ठीक है, बेस वोल्टेज जो है वो वैसे यूज़ तो नहीं होगा, लेकिन इसको भी आप 25 ही कर दें। ठीक है, फिर 3 फेज दिया है मेजरमेंट में, सबको पता है फेज टू ग्राउंड इसको हम रखते हैं और हमें यूज़ द लेबल पे क्लिक करना है ताकि जो है वो इस लेबल को हम ऊपर सीक्वेंस एनालाइजर में यूज़ कर सकें, ठीक है। और ओके कर दें और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना। अब ब्रेकर्स पे आ जाए। ब्रेकर्स में आप यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी फेजेस A B C जो है वो गिवन है। इनिशियल स्टेटस इसका ओपन है, यानी अभी ये सर्किट ब्रेकर आपका ओपन है। जब आपको लोड कनेक्ट करना होगा तो फिर आप इसको क्लोज करेंगे। अच्छा, स्विचिंग टाइम्स यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 4/60, 1/60। ये आपके पास जो है वो डिफरेंट साइकिल्स हैं जिस पे आपके पास जो है ये स्विच हो रहा होगा, स्विच ऑन या ऑफ हो रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर ब्रेकर की रेजिस्टेंस है, ठीक है, ROM। इसको आपने सेट करना है 0.001, ठीक है। फिर स्नबर रेजिस्टेंस का क्या मतलब कि जब आपके पास स्विचिंग होती है ना सर्किट ब्रेकर्स की, तो सिस्टम में जो है वो ओवर वोल्टेज अकर होता है। तो उस ओवर वोल्टेज में जो वोल्टेज की हाई पीक्स होती हैं उनको नलिफाई करने के लिए स्नबर रेजिस्टेंस या स्नबर कैपेसिटेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्नबर रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं 1 एक्सपोनेंट 6 ओम्स की, ये पहले से यही है, ठीक है। और जो कैपेसिटेंस है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। ये पहले से ही सेट है, इसके अंदर सिर्फ ब्रेकर के रेजिस्टेंस को चेंज किया, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले ब्रेकर के साथ भी यही काम कर लेते हैं। इसको सिर्फ 0.01 किया है मैंने, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। उसके बाद ब्रांच के अंदर आ जाते हैं। इसको हमें R टाइप पे ही रखना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 रखनी है, ठीक है। इसको आप ब्रांच टाइप में R कर देंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 कर देंगे। ठीक है, यही सेम काम जो है वो डेल्टा कनेक्शन के साथ भी करना है। ठीक है, अब फ्रॉम का जो ब्लॉक था आपका, फ्रॉम के ब्लॉक को आपने क्या करना है, यहाँ पे अपडेट टैग करके
आपके पास VABC आ रहा होगा, एक को आपने VABC पे कर देना है और इसको हम कनेक्ट कर देंगे सीक्वेंस एनालाइज़र के साथ। ये सीक्वेंस एनालाइज़र जो है ये, इसमें मैं यहाँ लिख देती हूँ, सीक्वेंस एनालाइज़र है, ठीक है। अच्छा, यहाँ इस वोल्टेज सीक्वेंस एनालाइज़र में दो चीज़ें जो है वो फाइंड आउट होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए दो कनेक्शंस गिवन है। फिगर जो आपके पास मैनुअल में या प्रेजेंटेशन में है वो दोनों के साथ कनेक्शन है, लेकिन हम सिर्फ अभी एक के साथ ही इसको करके देख रहे हैं, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड 0 होता है तो फिर उसका एंगल भी देखने का फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, डीमक्स पे जो है वो आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास नंबर ऑफ़ आउटपुट्स आ जाएंगे, इसको हम 3 कर देंगे। अच्छा, 3 करने के बाद स्कोप पे भी आपको जो है वो क्योंकि हमें 3 कनेक्शंस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों सीक्वेंस के कंपोनेंट्स जो है वो इसमें जो है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स से जो है वो आप स्कोप के नंबर ऑफ पोर्ट्स इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाला जो फ्रॉम का है उससे आपने IABC के लिए करना है, यानी तीनों आपके पास अनबैलेंस फेज करंट्स। ठीक है, ये आपकी जो है ये कंप्लीट हो गई। यहाँ से पावर GUI जो है वो आपका कंटिन्यूस पे ही होगा। सॉल्वर जो वो आप ऊपर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स का जो ये होता है मॉडल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स, यहाँ से जो है वो हम सॉल्वर सेलेक्ट कर लेंगे।
टेबल है आपके पास, उस फर्स्ट टेबल के अंदर अगर आप देखें तो उसमें आपको जो है वो बैलेंस पास जो है वो उसकी नॉन ज़ीरो वैल्यू है, यानी वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब उसकी नॉन ज़ीरो कोई वैल्यू है किस किस केस के अंदर, ठीक है। तो वो सारे अब हम जो है वो करके और चेक करेंगे। एक मैं आप लोगों को करके बताऊंगी और फिर बाकी जो है वो ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन टेबल, इस ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको कंडीशंस लिखी हुई हैं लेफ्ट साइड पे, ठीक है। बैलेंस स्टार, बैलेंस डेल्टा एंड बैलेंस स्टार, इस तरह से ये सारी कंडीशंस हैं। फिर करंट के सीक्वेंस कंपोनेंट्स आपको चेक करने हैं और वोल्टेज के सीक्वेंस कंपोनेंट्स आपको चेक करने हैं। मैं आपको पहला जो है वो केस करके बता रही हूँ। पहला केस क्या है, बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड। बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड का क्या मतलब है कि यहाँ पर मैं सर्किट ब्रेकर जो 1 है मेरे पास, उसको मैं ओपन से क्लोज की कंडीशन में कर दूंगी। तो मेरे पास क्या होगा, ये जो स्टार कनेक्टेड लोड है ये कनेक्ट हो जाएगा। और बैलेंस कैसे है ये, क्योंकि हमने तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रखी है, ठीक है। तो मैं अब इस ब्रेकर को क्लिक करके क्लोज कर रही हूँ। दूसरा वाला ब्रेकर ओपन ही रहेगा क्योंकि हमें अभी वाई कनेक्टेड को नहीं करना है कनेक्ट, ठीक है। अब इसको जो है वो आप रन कर लें। पावर GUI के ब्लॉक में कुछ एरर है, मैं इसको चेक कर लेती हूँ।
अच्छा, आप लोग ज़रा अपने पास चेक करें, आप लोगों का अगर ये हो रहा है सही से रन तो मुझे वैल्यूज़ जो है वो बताते जाएं। इसके अंदर कुछ एरर आ गया है तो ये पावर GUI के ब्लॉक में अच्छा, मे बी शायद सीक्वेंस एनालाइज़र को वैसे तो मैंने कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन एंगल को भी मैं देख लेती हूँ। अगर ये इसके कनेक्ट ना होने की वजह से एरर आ रहा है तो मैं इसको भी किसी चीज़ से कनेक्ट कर देती हूँ। स्कोप से फ़िलहाल मैं इसको कनेक्ट कर देती हूँ। मैम पावर GUI आपका और अटैक नहीं कर रहा सिस्टम को पूरे? हाँ, मैं ये देख रही हूँ कि इससे क्या मेन जो पावर GUI है ना उसमें गलत शो होगा, उसकी जो टाइप यूज कर रहे हैं ना तो वो आपको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। उसको आपको अच्छे से रीस्टार्ट करना पड़ेगा उसे, जो भी सिमुलिंग है। हाँ, यहाँ शो नहीं कर रहा है ना। इसी तरह जब आपके पास होता था तो ये इसी तरह होता था। मैं देखती हूँ फाइल सेव करके। ठीक है, अगर किसी ने बनाया है तो मुझे ज़रा बताएं कि स्कोप पे जब आप क्लिक करेंगे वोल्टेज के और करंट के
तो आपको जो है वो कौन कौन सी वैल्यूज़ जो है वो नज़र आ रही है, मतलब नॉन ज़ीरो जो है वो कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स आपको, सेकंड जो है वो ज़ीरो कॉम्पोनेंट होगा और थर्ड वाला सेकंड नेगेटिव होगा और थर्ड जो है वो ज़ीरो कॉम्पोनेंट होगा। तो नॉन ज़ीरो वैल्यू इस केस में किस किस की आ रही है, आपको जो है वो इस मैनुअल में करना है, सिर्फ टिक करना है कि आपके पास I0 आ रहा है, I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, इसमें से कौन सा कंपोनेंट आपका एग्जिस्ट कर रहा है। फिर इसी तरह वोल्टेज में V0, V1, V2 में से कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे जो है वो आपको बताना है। मैं इसे बंद करके दोबारा चेक करती हूँ, तब तक आप लोग जो है वो अपने पास इसे देखते रहें। आप लोग जो स्कोप मुझे सेंड कर रहे हैं उसमें 3 विंडोज़ क्यों नहीं आ रही? 3 अलग-अलग आपके पास ग्राफ्स आने चाहिए एक ही ग्राफ के अंदर, वरना इसमें से आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा ज़ीरो है। ठीक है, ये मुझे सेंड किया है किसी ने, जो इन्होंने साइट से सेंड किया है। तो इसके अंदर अगर आप देखें निहाल, अगर आप अपना जो है वो आउटपुट जो है वो चैट में सेंड कर सकते हैं, तो यहाँ कर दें सेंड, ताकि मैं लोगों को दिखा दूँ। वैसे चले मेरा ओपन हो गया है, चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ अपने पास। ठीक है, मुदस्सिर आपका भी, और शाकिब आपका भी ठीक है।
ठीक है, इस कंडीशन में हुआ क्या है, बैलेंस जब होती है तो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस कंडीशन है तो आपके पास सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ही आ रहा होगा, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो जिन 3 लोगों ने मुझे आउटपुट भेजा है वो अपने फिगर में देख सकते हैं स्कोप में कि उनका नेगेटिव सीक्वेंस जो कंपोनेंट है यानी जो सेकंड पे आ रहा है और जो थर्ड पे आ रहा है ज़ीरो सीक्वेंस, उनकी वैल्यूज़ जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं और सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस की वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो है। तो आप इस ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर किस पे टिक करेंगे, सिर्फ I1 पे टिक करेंगे और V1 पे टिक करेंगे। मैम चैट टॉपिक कर दे, चैट टॉपिक नहीं है हमारी। चैट का बेटा पता नहीं इसमें क्या इशू है, क्योंकि मैंने ये टीम क्रिएट की थी तो उसमें मैंने पार्टिसिपेंट्स ऐड नहीं किए थे तो इस वजह से चैट इसमें ओपन नहीं होगी। आप लोग मुझे जो है वो या तो पर्सनल चैट पे भेज दें MS टीम की या फिर मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें। ठीक है। पोस्टर्स में टीम ही है। ठीक है, ये इस तरह से इसका देखें आउटपुट आ रहा है। अब इस आउटपुट के अंदर फर्स्ट जो आपके पास ग्राफ है वो पॉजिटिव सीक्वेंस का है, सेकंड ग्राफ नेगेटिव और थर्ड वाला ग्राफ जो है वो ज़ीरो सीक्वेंस का है। तो अगर आप देखें पॉजिटिव सीक्वेंस की वैल्यू 20 के अराउंड कुछ जा रही है, ठीक है, 20 से थोड़ी कम ही है। फिर नेगेटिव सीक्वेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो के करीब है और ज़ीरो सीक्वेंस भी ज़ीरो ही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टिक इसको किस तरह से करेंगे मैनुअल में, सिर्फ I1 पे जो है वो आप टिक करेंगे और V1 पे टिक करेंगे। ठीक है, और मैं ये कैसे कह रही हूँ कि पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है। अगर आप सीक्वेंस एनालाइजर पे क्लिक करें तो वहाँ पे सीक्वेंस लिखा हुआ है कि पहले पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर ज़ीरो आएगा। ठीक है, इस वजह से जो पहला वाला है वो पॉजिटिव ग्राफ के अंदर जो टॉप पर है, फिर उसके जो नीचे है वो नेगेटिव और फिर ज़ीरो। तो इसी तरह मैं आपको करंट का भी दिखा देती हूँ स्कोप पे। ठीक है, यहाँ पे भी करंट आपका जो है पॉजिटिव का कुछ 5 तक जा रहा है, पहले थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, फिर स्टेडी स्टेट पे 5 हो गया और नेगेटिव का 0 है, ज़ीरो सीक्वेंस भी 0 है। अच्छा, इस केस के लिए एक चीज़ और कर लिएगा, वो क्या है कि पावर GUI ब्लॉक पर क्लिक करके इसकी जो स्टेडी स्टेट वैल्यूज़ होंगी उनको उनका स्क्रीनशॉट या तो ले लिएगा या उनकी वैल्यू नोट कर लिएगा कहीं पे भी। ठीक है, ये तीनों आपके पास वोल्टेजेस हैं और तीनों जो है करंट, और ये तीनों हमने क्योंकि बैलेंस कंडीशन दी हुई है तो इसलिए बैलेंस कंडीशन में आ रहा है। अच्छा, मैं इसको RMS कर देती हूँ क्योंकि हमने फेस टू फेस RMS लिया था, तो आप RMS में भी इसको देख सकते हैं, भी देख सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू जो है वो अपने पास ज़रा नोट कर लिएगा, जो है ये यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सेकंड केस पे आ जाते हैं। आई होप सब तो पहला सेकंड केस जो है वो मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है आपके। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप जो फर्स्ट वाला ब्रेकर आप भेजेंगे तो बहुत सारे आउटपुट्स हो जाएंगे मेरे पास। तो अब आप मुझे क्या करें कि ये टेबल फिल करके भेज दें, उसका स्क्रीनशॉट या उसका जो पिक्चर वगैरह है वो सिर्फ मुझे सेंड कर दें।
इतने सारे स्टूडेंट्स का मैं जो है ना देखने में मुझे प्रॉब्लम होगी। केस में आप सेकेंड वाला जो ब्रेकर है उसको क्लोज, आपको डबल क्लिक करके ये ऑप्शन आ और स्कोप पे जो है वो चेक करेंगे तीनों कंपोनेंट्स। अब क्योंकि हमारे पास जो डेल्टा है एक तो वो बैलेंस्ड है, लेकिन उसमें जो है वो बैलेंस है, तो इसलिए जो है वो इसमें भी पॉजिटिव ही कंपोनेंट आएगा, पॉजिटिव सीक्वेंस ही आएगा। ठीक है, जब अनबैलेंस कंडीशन होती है तब आपके पास नेगेटिव या ज़ीरो आता है। ठीक है, डेल्टा के केस में नेगेटिव जो है वो थोड़ा सा जो है वो आ रहा है, लेकिन इसको जो है वो आप कंसिडर नहीं कर सकते, इसको आप ज़ीरो ही लीजिए। क्योंकि अगर पॉजिटिव के कंपेयर आप उसको ज़ीरो ही ले सकते हैं। ठीक है, पेरेंट के केस में आप देखें इसमें भी ज़ीरो से जो है वो करीब ही है, मतलब वन के अक्रॉस आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको जो है वो कंसिडर नहीं करें, इसको आप ज़ीरो ही कंसिडर करें। और आप अपने टेबल में क्या करेंगे, बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड के लिए भी सिर्फ I1 पे टिक कर। ठीक है, मैं तीसरा केस कर रही हूँ। तीसरा केस जो है वो क्या है, आपके पास अनबैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड और ग्राउंडेड है ये। ठीक है, इसके आगे लिखा हुआ है, यानी अब हमें स्टार कनेक्टेड पे ही जाना है लेकिन उसको अनबैलेंस करना है। तो अब सेकंड ब्रेकर को वापस से आपने ओपन किया। ठीक है, फर्स्ट वाले ब्रेकर को क्लोज किया। अब अनबैलेंसिंग का क्या मतलब है कि आपके पास ये जो तीनों लोड्स हैं इनकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट हो जाए, तो ये अनबैलेंसिंग कहलाती है। ठीक है, अब हम सोर्स साइड पे तो अनबैलेंसिंग कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं होता, एक ही वोल्टेज का ऑप्शन होता है, तो इसलिए हम लोड को अनबैलेंस कर रहे हैं। लोड अनबैलेंस कैसे कर रही हूँ मैं कि तीनों की वैल्यूज़ 4 थी, आप अपनी मर्ज़ी से इनकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। तीनों की मैंने फर्स्ट वाले की 2 ही रहने दी और थर्ड वाले की 3 कर दी। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रही हूँ, ये मेरा अनबैलेंस का केस बन गया। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये जो तीनों आउटपुट्स आए हैं इसमें पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट भी है, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट भी आएगा और ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप टेबल के अंदर अपने तीनों पे टिक कर देंगे क्योंकि हमने अनबैलेंसिंग किया। अनबैलेंसिंग में तीनों पे आपकी वैल्यूज जो है वो नॉन ज़ीरो होंगी। ठीक है, वोल्टेज में भी और करंट में भी। ठीक है, करंट में भी आप देखें ये तीनों वैल्यूज आपकी नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, तो अभी आपको वैल्यू नोट नहीं करनी कि क्या आ रही है, बस आपको ये नोट करना है कि नॉन ज़ीरो है या नहीं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि मैनुअल में कैलकुलेशंस में आपको अनबैलेंस वाले ही कैलकुलेशंस लिखनी है। तो अब इस केस के लिए आप स्टेडी स्टेट पे जाके इसी तरह से अपनी वैल्यूज़ को नोट कर लिएगा। ये देखें, अब आपके पास जो है वो
थोड़ा सा अनबैलेंसिंग हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनबैलेंसिंग क्योंकि हमने नहीं की 2, 3, 4, तो इस वजह से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मैग्नीट्यूड पे जो है वो इस पर फ़र्क पड़ेगा। एंगल पे तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम रेजिस्टिव लोड ले रहे हैं। एंगल पे तब फ़र्क पड़ता है जब कैपेसिटिव या इंडक्टिव लोड हो, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ अपने पास जो है वो नोट कर लिएगा ताकि फिर कैलकुलेशन में आप इनको यहाँ से यूज़ कर सकें। एक कैलकुलेशन का पार्ट मैं आपको बता दूँ, ठीक है। फिर जो फोर्थ केस है वो क्या है आपके पास, अनबैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड अनग्राउंडेड, ठीक है। यानी यही वाला केस है, अनबैलेंसिंग वाला ही, स्टार कनेक्टेड ही, लेकिन अनग्राउंडेड। अनग्राउंडेड का क्या मतलब, ये जो ग्राउंड है इसको मैं डिस्कनेक्ट कर दूँ, ठीक है। तो ये मैं ग्राउंड जो है अगर डिस्कनेक्ट यहाँ से कर दूँ, ठीक है, ग्राउंड का कनेक्शन मैंने हटा दिया, बाकी तीनों जो है वो आपस में एक दूसरे से शॉर्ट ही हैं, सिर्फ मैंने ग्राउंड को हटा दिया यहाँ से, यानी मैंने अनग्राउंडेड कर दिया। अब मैं इसको रन कर रही हूँ, और अब हम वोल्टेज के सीक्वेंस कंपोनेंट्स चेक करेंगे। तो अब आप देखिए, पॉजिटिव कंपोनेंट आ रहा है, नेगेटिव कंपोनेंट आ रहा है और ज़ीरो कंपोनेंट नहीं आ रहा है, यानी वो ज़ीरो है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि I1 और I2 पे आप टिक करेंगे और I0 आपका ज़ीरो है, ठीक है। ये I0 जो है वो ज़ीरो क्यों है, अगर ज़ीरो नहीं भी होगा तो इसकी वैल्यू आप देखें एक्सपोनेंट -13 तक जैसे आ रही होगी आप लोगों के पास भी, तो एक्सपोनेंट -13 मीन्स ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है, मतलब ज़ीरो ही है, तुम्हारा इसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ कि ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो होता है, इसको मैं एक और लैब में भी डिस्कस और कर दूंगी डिटेल में, कि जो ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होता है वो ग्राउंड में से फ्लो करता है, ठीक है। उसके लिए जो रिटर्न पाथ होता है ना वो ग्राउंड होता है, तो मैंने ग्राउंड जब हटा दिया तो उसको रिटर्न पाथ ही नहीं मिला, इसका मतलब वो फ्लो ही नहीं कर सकता, तो इस वजह से ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, ठीक है। और वोल्टेज में भी यही होगा, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है और ज़ीरो सीक्वेंस की वैल्यू एक्सपोनेंट -14 तक आ रही है, विच इज़ ज़ीरो। ठीक है, डेल्टा वाले केसेस अब आप लोग खुद कर लिएगा, जो आपके पास अनबैलेंस डेल्टा कनेक्टेड है, एक ही केस है बीच में, ठीक है, उसको आप कर लिएगा। मैं आपको जो है वो फॉल्ट्स वाले केसेस तीनों बता देती हूँ, ठीक है। डेल्टा वाला मैंने बीच में एक छोड़ा है, अनबैलेंस डेल्टा का, उसमें आप क्या करेंगे, लोड को, हाँ जी बोलिए। ये जो लास्ट स्कोप आपने ऑन किया था, मैं ये समझ ही नहीं आ रहा है क्या बता रही थी आप, नेट वो हुआ था थोड़ा मेरा। कौन सा पार्ट? लास्ट स्कोप जो मैम आपने खोला था और समझा रही थी मैम, आवाज नहीं आई थी आपकी बिल्कुल। लास्ट स्कोप कौन सा, अभी जो खोला था मैंने? यस मैम। ये वाला? यस मैम। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करने का मतलब नॉन ज़ीरो वैल्यू आना, ठीक है। जैसे इसमें इसकी वैल्यू अभी 5 आ रही है स्टेडी स्टेट में, फिर नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू भी स्टेडी स्टेट में 1 और 2 यानी 2 के अराउंड आ रही है, और जो ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है उसकी वैल्यू ऊपर देखें एक्सपोनेंट -14 लिखा हुआ है, इसको मैं मैक्सिमाइज करके दिखा देती हूँ। एक्सपोनेंट -14 का मतलब ये बहुत ज़्यादा कम वैल्यू है, तो ये ज़ीरो ही हुई, ठीक है। तो इसीलिए ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो है इस केस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कौन सा केस करवा रही हूँ मैं, ये अनबैलेंस स्टार कनेक्टेड अनग्राउंडेड, यानी मैंने स्टार को जो है वो अनबैलेंस किया, पहले तो वैल्यूज चेंज कर दी, लोड की डिफरेंट कर दी, और मैंने क्या किया, ग्राउंड को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो मैंने ये बताया फिर कि ज़ीरो सीक्वेंस जो कंपोनेंट होता है वो ग्राउंड से ही उसका रिटर्न पाथ होता है, तो जब मैंने ग्राउंड हटा दिया तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस केस के लिए सिर्फ I1 और I2 पे टिक कर रहे होंगे आप, और I0 पे टिक नहीं करेंगे, ये मैंने बताया, ठीक है। फिर डेल्टा कनेक्टेड के लिए क्या करेंगे, सेकंड ब्रेकर को ओपन करेंगे और इसके लोड्स को इसी तरह से आप डिफरेंट कर सकते हैं, वैल्यू आप कोई भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं,
ठीक है, अब जो है मैं फॉल्ट वाले केसेस करवा रही हूँ। फॉल्ट वाले केसेस जो है वो PR1 ने भी नहीं किए थे, तो अभी जो है वो देख लें और सही तरह से जो सेक्शन B का PR1 है। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने आपको करवाया। अच्छा, फॉल्ट मैम वाला आपने केस एनालाइजर में फ्रीक्वेंसी कितनी रखी है? एनालाइजर में 60 हुई है, इसको आप 50 कर लिएगा। इससे इतना 50 फर्क मेरे ख्याल से फर्क नहीं पड़ेगा। शायद इससे पड़े मैम, देखें। देख लेते हैं। नेगेटिव सीक्वेंस की बहुत ज़्यादा कम हो गई है वैल्यू। वोल्टेज की तो करंट की ठीक है, वोल्टेज में प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो पहले आपकी जो है वो नेगेटिव सीक्वेंस में थोड़ी सी भी जैसे वैल्यू अगर आ रही थी, अब 50 करने से वो एग्जैक्ट 0 ही आएगी। ठीक है, तो 50 कर दें उसको, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो 60 भी है तो। ठीक है, मैं फ़ॉल्ट वाला केस बता देती हूँ। तीनों जो फॉल्ट्स वाले केसेस हैं वो किस तरह से आपको करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोड को कनेक्ट नहीं करेंगे, लोड हमारा डिस्कनेक्ट ही रहेगा। हमें सिर्फ फॉल्ट जो है वो लाइन में प्लेस करवाना है। ठीक है, तो मैं दोनों ब्रेकर्स को अभी ओपन रख रही हूँ और पहला केस है हमारा सिंगल लाइन टू ग्राउंड का। ठीक है, तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि जो मेरे पास ये ग्राउंड है उसको मैं कनेक्ट मिस आपको पर्सनल में स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं। अच्छा ठीक है, मैं देख लूँगी, मैं बाद में ही देखूँगी, लैब के बीच में देखना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है मिस। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट क्रिएट करने के लिए मैंने ग्राउंड को जो है वो कनेक्ट कर दिया लाइन से। जो फर्स्ट लाइन 3 फेज सोर्स की जा रही थी, इसका क्या मतलब है, लाइन जो है हमारी एक फेज की वो ग्राउंड हो गई है। आप किसी भी फेज के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, हमें सिर्फ एक लाइन को जो है वो ग्राउंड करना था। तो ये इस एक लाइन को ग्राउंड करके और फिर हम इसको देखते हैं। आपने सर्किट ब्रेकर क्लोज नहीं किया। क्लोज नहीं करना इस केस के लिए, हमें लोड को कनेक्ट नहीं करना, हमें सिर्फ फॉल्ट को अभी कंसिडर करना है। तो दोनों ब्रेकर्स को ओपन रख के ही सिर्फ हमें फॉल्ट देखना है कि जब लाइन पे फॉल्ट आएगा तो कौन कौन से कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन टू ग्राउंड मैंने इसमें फॉल्ट क्रिएट किया विदाउट एनी लोड, यानी हमारे पास सिर्फ वोल्टेज मेजरमेंट का ब्लॉक है और सोर्स के साथ हमने सिर्फ ग्राउंड कनेक्ट करके उसको देखा है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें तीनों कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, I1, I2, I0। ठीक है,
करंट के लिए, अच्छा ये वोल्टेज के लिए है पहला जो मैंने स्कोप दिखाया है, और दूसरा वाला करंट के लिए। ये करंट में जो है ना, ये कभी कभी ये हो जाता है इसके अंदर कि ये पहला वाला ही शो करता रहता है, तो ये अभी तक ये पहला वाला ही शो कर रहा है। ठीक है, इसमें भी तीनों कंपोनेंट्स ही एग्जिस्ट करेंगे। तो इसको रन करके चेक कर लो। क्योंकि जब फॉल्ट आ जाता है तो आगे अगर लोड कनेक्टेड हो भी तब भी वहाँ तक तो आपका करंट जो है वो फ्लो करता ही नहीं है, वो फॉल्ट की वजह से वहीं पे रुक जाता है। तो इस वजह से हमने दोनों ब्रेकर्स को ओपन ही रखा। मेरी 4:30 बजे लाइट थी। ठीक है, जिसकी भी लाइट जाए वो मुझे जो है वो ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दें। अटेंडेंस मैं उनकी वहाँ से लगा दूँगी। बाकी मैं मीटिंग अटेंडेंस जो है अटेंडेंस आपकी यहीं से डाउनलोड कर लूँगी, लेकिन वो मैं लास्ट में करूँगी। ठीक है, पहले मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, अब लाइन टू लाइन, अच्छा इसमें दोनों में वोल्टेज और करंट दोनों जो है वो तीनों सीक्वेंस कंपोनेंट आपके एग्जिस्ट करेंगे, I1, I2, I0। ठीक है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड के केस में। अब लाइन टू लाइन अगर आपको क्रिएट करना है तो आप दो लाइंस को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, दो लाइंस को शॉर्ट कर दिया, तो ये लाइन टू लाइन फॉल्ट बन गया। और डबल लाइन टू ग्राउंड का क्या मतलब हो जाएगा कि दोनों लाइंस शॉर्ट भी हैं और उसके साथ आप ग्राउंड भी कनेक्ट कर दें। जैसे अभी मैंने ग्राउंड इसमें से हटा दिया, तो वही वाला ग्राउंड अगर आप इसके साथ कनेक्ट कर दें इन्हीं दोनों शॉर्ट लाइंस के साथ, तो वो डबल लाइन टू ग्राउंड का फॉल्ट बन जाएगा, फॉल्ट केस। ठीक है, अब इस केस में देखें लाइन टू लाइन का फॉल्ट है ये। लाइन टू लाइन में आपके पास जो है वो पॉजिटिव कंपोनेंट भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, जीरो कंपोनेंट नहीं आ रहा, यानी एक्सपोनेंट -12 आ रहा है। ठीक है, और ये बात आपको जो है वो वैसे भी समझ आ जाएगी कि मैंने जैसे अभी एक्सप्लेन किया था कि ग्राउंड होता है तो ही आपका करंट सीक्वेंस जीरो सीक्वेंस फ्लो करता है। अब यहाँ पे लाइन टू लाइन था सिर्फ, इसमें ग्राउंड नहीं था, तो इस वजह से इसमें जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर आप डबल लाइन टू ग्राउंड करेंगे तो उसमें भी क्या होगा, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होगा, क्योंकि उसके अंदर ग्राउंड आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अब आपकी जो है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ये सीक्वेंस कंपोनेंट से रिलेटेड कि किस केस में जो है वो कौन सा सीक्वेंस कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है और कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तीसरा वाला आप लोग खुद कर लिएगा। ठीक है, सिर्फ इन दोनों लाइंस को जो मैंने शॉर्ट किया उसके साथ आप ग्राउंड कनेक्ट कर देंगे तो ये डबल लाइन टू ग्राउंड का फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉल्ट क्रिएट करने में याद रखिएगा दोनों ब्रेकर्स को मैंने ओपन किया है और सिर्फ फेस की साइड पर मैंने लाइन टू लाइन, लाइन टू ग्राउंड और डबल लाइन टू ग्राउंड को किया है शॉर्ट, मतलब वहाँ पे मैंने ग्राउंड कनेक्ट किया। ठीक है, ये लैब जो है वो यहाँ तक हो गई है पूरी कंप्लीट। इसमें मैं आपको कैलकुलेशन एक बता देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो कैलकुलेशन करने में आसानी हो, क्योंकि अब मैनुअल आपको ऑनलाइन ही अगर ये वाली लैब सबमिट करनी होगी तो उसकी कैलकुलेशन जो है वो आप मैनुअल के अंदर ही कर लिएगा, या तो अगर उसमें करने आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आप जो है वो हैंड रिटन करके उसकी पिक्चर लगा दिएगा कैलकुलेशन वाले स्पेस में और फिर सबमिट कीजिएगा। तो ये सब करके अपने पास रखें। अभी मैंने सबमिशन जो है वो इसकी नहीं लिखी है, तो जैसे ही लैब्स तीनों मतलब एंड हो जाएंगी तो मैं इसकी सबमिशन जो है वो DLE पे डाल दूँगी, इसलिए अपने पास ये करके रखिएगा। एक कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे करनी है।
ठीक है, मैनुअल के अंदर देखें आप, पहला जो केस है कैलकुलेशन में वो अनबैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड का है, ग्राउंडेड का। ठीक है, मैनुअल में गिवन है। तो इसमें आपको जो मैंने केस करवाया था, अभी मैं ये हटा देती हूँ। ठीक है, ये स्टार कनेक्टेड वाला मैंने आपको केस करवाया था, और ये ग्राउंडेड वाला है। ग्राउंडेड या अनग्राउंडेड, अभी ये अनग्राउंड हुआ है तो मैं अनग्राउंड वाला बता देती हूँ। ठीक है, उसमें जब आपने इसको रन करेंगे आप, तो मैंने आपको कहा था कि पावर GUI में स्टेडी स्टेट जो वैल्यूज़ हैं उनको नोट कर लिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्टेडी स्टेट जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो ये आ रही है आपके पास। अच्छा, ये मेरे ख्याल से बैलेंस हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा अनबैलेंस करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ना अनबैलेंस वोल्टेजेस और करंट्स की वैल्यूज़ आ रही हैं। इनको आप इसमें जो है वो अपनी कैलकुलेशन में पहले तो लिख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इन वैल्यूज से आपको सीक्वेंस कंपोनेंट निकालना है। तो सीक्वेंस कंपोनेंट आप कैसे निकालेंगे, जो मैंने आपको फार्मूलाज दिखाए थे वो फार्मूलाज जो है वो आप यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे करंट और वोल्टेज के लिए, जब फेज़ गिवन है तो आपको सीक्वेंस कंपोनेंट निकालना है। तो I0 निकालने के लिए 1/3 वाला यूज़ करेंगे फार्मूला। ठीक है, 1/3 IA, IB, IC। ठीक है, तीनों को यानी आप प्लस करेंगे, ये कैलकुलेटर से आपको करना होगा। तीनों को आप प्लस करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू आ रही होगी। फिर इसी तरह IA प्लस AIB का क्या मतलब होगा, 1 एंगल 120 होगा यहाँ पे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे IB से, और यहाँ पे A स्क्वायर का मतलब 1 एंगल -120 हो जाएगा, और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे IC से, तो आपके पास I1 आ जाएगा, और इसी तरह से I2 आ जाएगा। फिर V के लिए भी आप इसी तरह से करेंगे, V0, V1, V2। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा एक चीज़ कि जब आप सीक्वेंस कंपोनेंट्स निकाल रहे होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस कंपोनेंट तीनों फेजेस के होते हैं। A का भी 3 होंगे, B के भी 3 होंगे, C के भी 3 होंगे, लेकिन अभी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि जब आप तीनों निकालें तो आप सिर्फ फेज़र A के लिए निकाल लें। ठीक है, फेज़र A के लिए आप सिंपल इसी तरह यही फार्मूलाज यूज़ करेंगे, लेकिन समझने के लिए याद रखें कि अगर आपको B का निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे कि आपके पास जहाँ जहाँ IB आ रहा होगा वहाँ पे आप 120 प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या बताया मैंने कि अगर आप अभी आप सिर्फ फेज़ A के लिए ही कर लें, फेज़ A के लिए आप सिंपल यही तीनों फार्मूलाज यूज़ करके करेंगे, लेकिन अगर B के आपको सीक्वेंस कंपोनेंट्स निकालने हो तो आप क्या करेंगे, A के निकालने के बाद या उसमें जो है वो 120 डिग्रीज को आप ऐड कर देंगे, क्योंकि आपको पता है A और B के बीच में 120 डिग्रीज का डिफरेंस होता है। इसी तरह आपको C निकालना हो तो आप 240 डिग्रीज का डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो अभी तीनों केसेस के लिए जो है वो आप फेज़र A के लिए ही फाइंड कर लें, और तीनों केसेस के लिए इसी तरह से आप फाइंड कीजिएगा जिस तरह मैंने आपको बताया। आपने वैल्यूज़ फेज़ की कहाँ से लेनी है,
पावर GUI के ब्लॉक से, वो उसको लिखिएगा और फिर इन इक्वेशंस को यूज़ करके सीक्वेंस कंपोनेंट्स निकालिएगा। अच्छा, RMS यूज़ कर लें क्योंकि हमने फेस टू फेस जो है वो RMS ही किया हुआ है, तो यहाँ पे भी RMS ठीक कर लिएगा। ठीक है, मैं देख लेती हूँ चैट में। ठीक है, अगर किसी को कोई केस समझ नहीं आया तो अभी बता दें ताकि मैं उसको बता दूं, एक्सप्लेन दोबारा से कर दूँ। जी बोलिए। यश, आपको ये जो लैब मैनुअल का चार्ट है मैम, आपको पूरा फिल करके देना है या हम करें इसकी भी स्क्रीनशॉट सेंड करें? नहीं, बस वो मुझे आप फिल करके देंगे, वैसे तो मैंने बता ही दिए सारे आंसर्स। तो एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट भेज दें जो आपने ये मॉडल डिज़ाइन किया है, और कोई एक आउटपुट है वो उसके साथ शो कर दें। जैसे मैंने ये स्कोप खोला और इस स्कोप को आप साइड में कहीं पे रख के, और ये मैनुअल मतलब ये मुझे शो कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आप लोगों ने किया है परफॉर्म। ओके मैम। ठीक है, कोई एक केस करके मुझे भेज दें। अच्छा, कैलकुलेशन में आप लोग जो है वो पीक वैल्यूज़ यूज़ कर लिएगा क्योंकि 3 फेज़ में ऑप्शन नहीं होता पीक का, इस वजह से हम वहाँ पे RMS रख रहे होते हैं। आप लोग जो है वो पीक ही लीजिएगा यहाँ पे ऊपर। ठीक है, तो ये पीक वैल्यूज़ आ जाएंगे, इनसे कैलकुलेशन कीजिएगा I0, I1 और I2। ठीक है, मैं अटेंडेंस दे रही हूँ, तो वो रोल कॉल जो है वो अपने बता दिएगा। ठीक है, जिन लोगों के अगर नहीं सके तो वो किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन आप शेयर कर सकते हैं AnyDesk एप्लीकेशन के थ्रू, और उस पर आप खुद से कर लें ताकि जब लैब
एग्जाम में फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। एग्जाम जो है वो इंडिविजुअली होगा, वो ग्रुप में नहीं होगा। चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फिजिकल हो, वो आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं देख रही होंगी इसी तरह से कि आप पेज मुझे दिखा रहे होंगे। तो इसलिए लैब एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, क्योंकि उसमें जितना आप लोग सीखते हैं वही वहाँ पे आप लोग फिर शो कर रहे होते हैं। इसलिए मैं लैब एग्ज़ाम के मार्क्स को जो है वो इम्पोर्टेंस दूँगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो लैब में एब्सेंट रहे हैं, ठीक है। काफ़ियों का मुझे पता है कि वो कॉपी कर रहे होते हैं। तो इसलिए लैब एग्ज़ाम में जिसका जितना भी जो है वो एफ़र्ट मुझे नज़र आएगा, उसके उतने ही जो है वो मार्क्स मिल रहे होंगे उसको ओवरऑल। तो ये मत समझिएगा कि अगर आपने मैनुअल पूरा सबमिट कर दिया, सीईए पूरी सबमिट कर दी तो आप पास हो जाएंगे। अच्छा, एक जो लास्ट लैब है आप लोगों की 14th लैब, वो भी ओपन एंडेड ही है, क्योंकि अब 2 ओपन एंडेड होती हैं, ठीक है। एक ओपन एंडेड आप लोग सबमिट कर चुके हैं, दूसरी ओपन एंडेड भी आपको सबमिट करनी है, वो भी आप नेक्स्ट वीक तक ही सबमिट कर दें, ठीक है। वो भी मैं VLE पर ही सबमिशन उसकी ले लूँगी, ग्रुप वाइज ही कीजिएगा, लेकिन खुद से कीजिएगा। अगर आपको टॉपिक समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन अगर किसी और का कॉपीड हुआ वो, तो फिर मैं वो स्ट्रेट 0 ही मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट ओपन एंडेड लैब तो मैंने एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन सेकंड वाली पे फिर अब मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। अगर आप लोग को टॉपिक समझ नहीं आया करे तो पूछ लिया करें कि किस टॉपिक पे करें, ठीक है। तो ओपन एंडेड लैब भी आप लोग जो है वो कर लिएगा। सबमिशन मैं उसकी नेक्स्ट वीक की ही रखूँगी VLE पर, ग्रुप में ही करनी है वो भी, और ग्रुप का एक मेंबर ही सबमिट करेगा, ओपन एंडेड भी और CEA भी। ठीक है, मैटलैब पे भी कर सकते हैं और ETAB पे भी कर सकते हैं। तो सेक्शन बी का जो PR1 है, वो अगर जिन लोगों ने लैब अटेंड की थी उस दिन, ये वाली, वो अगर नहीं भी सेंड करे स्क्रीनशॉट तो डजेंट मैटर, क्योंकि उनकी उस टाइम की तो मैंने नोट कर ली थी, लेकिन जो एब्सेंट थे उस लैब में वो ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है, हमाद अहमद अटेंडेंस अपनी जो है वो बता दें मुझे। अदर शाकिब, प्रेजेंट। मोहम्मद फैजान, प्रेजेंट मिस। जुनैद अहमद, मोहम्मद जहाजेब, यस मैम। मुदस्सिर, प्रेजेंट। शहबाज, प्रेजेंट। अहमद अब्दुल्ला, मोहम्मद आदिल, प्रेजेंट। ठीक है, नवाब अहमद, इम्तियाज़ अली, शाहिद हुसैन, प्रेजेंट मैम।
आयशा तारिक, प्रेजेंट मिस। सरमद, प्रेजेंट मैम। मोइज, यस मैम। अजान, प्रेजेंट मैम। जाहिद। मैम जाहिद का एमएस टीम जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मैम आपको मैसेज भी किया था। रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, ऐसा क्या हो गया? यस मैम, कोई इशू आया हुआ है एमएस टीम में। ठीक है, बस चलिए मैं देख लेती हूँ। मैम 2017 की नहीं लगी। बेटा लगा रही हूँ अभी, मैंने सबकी थोड़ी ली है, एक ही पीआर की ली है अभी। मैं क्यूओबी पे डायरेक्ट ही कर रही हूँ तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, आगे। यस मैम। मैम जिनकी हो जी कर सकते हैं। शुजा, अंजल, प्रेजेंट। मोहम्मद तैयब, मोहम्मद इकराम, सलीम, सलमान आप बोला है। मोहम्मद उमर, मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट। जी जी लगा दिया कि बिलाल आपने बोला अभी। जी जी मैम। ठीक है, मोहम्मद यूसुफ, अच्छा ये मैम लाइट का लाइट इशू है चली इनकी। गई। हाँ ठीक है, मोहम्मद साद, प्रेजेंट। सैफ, मोहम्मद सैफ, प्रेजेंट मिस। मोहम्मद निहाल, मोहम्मद प्रेजेंट मिस। जाफर, ठीक है, मोहम्मद जाफर, शारिक अहमद, फरीदुद्दीन और ताहिर जमील, सब एब्सेंट है। ठीक है, PR1 सेक्शन बी की ले रही हूँ मैं, उसके बाद 2017 के जो स्टूडेंट्स